अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो है वो उन एमसीक्यूज़ के बारे में जो अब तक ईटा में आ चुके हैं। दूसरा पार्ट उन एमसीक्यूज़ के बारे में जो बुक के एक्सरसाइज में मौजूद हैं। और तीसरा पार्ट प्रपोज्ड एमसीक्यूज़ जो मेरे ख्याल के मुताबिक ईटा में आ सकते हैं, या मेरे ख्याल के मुताबिक ये एमसीक्यूज़ जो है ये चैप्टर को बेहतर तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर के 2 पार्ट हो चुके हैं। आखिरी पार्ट और सबसे अहम पार्ट जो है वो आज हम पढ़ेंगे प्रपोज्ड एमसीक्यूज़ का, उन एमसीक्यूज़ का जो मेरे मुताबिक इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और हमारा पहला जो एमसीक्यूज़ है उसको आप देखें। व्हाट इज़ नॉट रिलेटेड टू सेल थियरी। सेल थियरी, क्लासिकल सेल थियरी की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है 4, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसका ताल्लुक सेल थियरी से नहीं है, सेल थियरी से रिलेटेड नहीं है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेलुलर, नंबर 1 जो स्टेटमेंट है। नंबर 2, लिविंग थिंग्स अराइव फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। नंबर सी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डी, सेल अराइव फ्रॉम सेल ऑफ डिवीजन। तो अगर 4 स्टेटमेंट्स को आप देखें तो पहला जो स्टेटमेंट है ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेलुलर, ये तो सेल थियरी का सबसे बुनियादी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेल थियरी ने हमें ये बताया था कि जितने भी जानदार हैं, लिविंग थिंग्स है, उनका बुनियादी कैरेक्टर यही होता है कि वो सेल से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सेल थियरी का सबसे बुनियादी पॉइंट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये न सिर्फ सेल थियरी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये बायोलॉजी का भी पार्ट नहीं है। जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसके मुताबिक भी ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है। इसको हम कहते हैं एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन 1700 से पहले जो बायोलॉजी थी उसमें ये फ़लसफ़ा मौजूद था, ये फ़िलासफ़ी मौजूद थी। और ये फ़िलासफ़ी जो थी ये अरिस्टोटल ने हमें दी थी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकते हैं। जैसे उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि गोबर जो है, गाय का गोबर, उससे बिच्छू निकलता है, या गोश्त के अंदर कीड़े पैदा होते हैं। तो गोश्त तो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, और ऐसे कीड़े पैदा हुए तो इसको एबायोजेनेसिस यानी जानदार अशिया जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से पैदा हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बायोलॉजी में एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। अब ये बायोलॉजी में इनकरेक्ट है, लेकिन पहले ये बायोलॉजी के अंदर मौजूद था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेल थियरी का स्टेटमेंट नहीं है। बाकी सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी सेल थियरी का पार्ट है। सेल अराइज फ्रॉम सेल डिवीजन, न्यू सेल पहले से मौजूद सेल्स के डिवीजन से पैदा होते हैं। तो ये बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है ये क्लासिकल सेल थियरी के पार्ट से, क्लासिकल सेल थियरी। और ये पार्ट जो है एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑप्शन बी, ये सेल थियरी का पार्ट नहीं है, सेल थियरी का पॉइंट नहीं है, ये सेल थियरी से रिलेटेड नहीं है। एमसीक्यू नंबर 2 देखें। अ माइक्रोस्कोप इंक्रीज्ड द अपरेंट साइज ऑफ अ स्पेसिमेन अप टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2000x, but the image is blurred and its part cannot be distinguished. Which statement is related to this microscope? आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक माइक्रोस्कोप दिया गया है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट के अंदर बयान हुई है। तो आपने इन स्टेटमेंट में माइक्रोस्कोप की जो प्रॉपर्टी है उसको बुनियाद बनाकर आपने इस माइक्रोस्कोप को पहचानना है कि ये माइक्रोस्कोप कौन सा है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट टेक्निकल है कि एक माइक्रोस्कोप ने एक स्पेसिमेन का साइज मैक्सिमम 2000x तक बढ़ा दिया, लेकिन उसने जो इमेज बनाई स्पेसिमेन की वो ब्लर्ड है, और उस इमेज के मुख्तलिफ पार्ट्स को आप एक दूसरे से अलग अलग नहीं देख सकते। सो इस माइक्रोस्कोप के मुतालिक कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा रिलेटेड है, ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, ये जो माइक्रोस्कोप है ये लाइट माइक्रोस्कोप है और इसकी रिजोल्यूशन पावर जो है वो स्ट्रांग है। ऑप्शन बी, ये माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ये इसकी रिजोल्यूशन वीक है। ऑप्शन नंबर 3, ये माइक्रोस्कोप लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसकी रिजोल्यूशन भी वीक है। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है लेकिन रिजोल्यूशन स्ट्रांग है, रिजोल्यूशन पावर, रिजॉल्विंग पावर इसकी स्ट्रांग है। तो हम ऑप्शन पिक करते हैं ऑप्शन सी,
कि ये माइक्रोस्कोप जो है ये लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और इसकी रिजोल्यूशन वीक है। तो ये ऑप्शन हमने क्यों पिक किया? इस ऑप्शन को पिक करने की वजह यह है कि अगर आप स्टेटमेंट देखें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2000x, अगर आप अपनी ये नई टेक्स्ट बुक देखें तो उस टेक्स्ट बुक के अंदर आपको बताया गया है कि कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर वो 2000x है। अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम हटा दूँ तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हो सकता है। अगर मैं सिर्फ 2000x लिख दूँ कि एक माइक्रोस्कोप ने एक ऑब्जेक्ट को 2000x तक बढ़ा दिया और मैक्सिमम हटा दो, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपको लॉक कर दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2000x, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर तो 10 लाख x है, 1 मिलियन x। तो इस एक स्टेटमेंट से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2000x से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिन जिन ऑप्शन में मौजूद है उन ऑप्शन को आप पिक नहीं करेंगे, आप उन ऑप्शन पर फोकस करोगे जिनमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जिक्र है। नंबर 2, द इमेज इज ब्लड, इमेज ब्लड है। तो इसका मतलब है कि इमेज ब्लड है तो इस माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर कमज़ोर है। तो फिर हमारा ऑप्शन सिंपल, लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस पार्ट की वजह से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2000x, इस पार्ट की वजह से हम आ गए लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। और इमेज ब्लड है और इमेज के मुख्तलिफ पार्ट्स को, स्पेसिमेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को आप एक दूसरे से अलग अलग नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है कि रिजोल्यूशन भी वीक है, क्योंकि रिजोल्यूशन पावर को हमने डिफाइन किया था। रिजोल्यूशन पर लेक्चर मौजूद है, आई थिंक लेक्चर नंबर 6 या 7 रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पर, कि रिजोल्यूशन इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लेंस और ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश वेरियस पार्ट ऑफ द स्पेसिमन, कि स्पेसिमन के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग करके दिखा सके, ये रिजोल्यूशन पावर है। और स्टेटमेंट में ये है कि आप स्पेसिमन के पार्ट्स को अलग अलग नहीं दे सकते, इमेज ब्लर्ड है, धुंधलाया हुआ है इमेज, तो इसका मतलब है कि रिजोल्यूशन पावर वीक है। और माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर 2000x है, तो इसका मतलब है कि एक माइक्रोस्कोप कौन सा है? लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर तो 10 लाख x है, 10 लाख x। एमसीक्यू नंबर 3 देखें, काउंटर स्ट्रेन इज यूज्ड। काउंटर स्ट्रेन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमने स्ट्रेनिंग पर आप लेक्चर देखें तो स्ट्रेनिंग के लेक्चर में हमने बताया था कि यूजुअली हम स्ट्रेन को पेयर की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, एक प्रिंसिपल स्ट्रेन और एक काउंटर स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जो मेन टारगेट को स्ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके दिमाग में ये बात है कि मैं न्यूक्लियस को देखूंगा तो न्यूक्लियस के लिए जो स्ट्रेन आप यूज़ करोगे वो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेन है। लेकिन इस प्रिंसिपल स्ट्रेन के इफेक्ट को ज़्यादा करने के लिए, इसके असर को बढ़ाने के लिए हम प्रिंसिपल स्ट्रेन के साथ एक दूसरा स्ट्रेन भी इस्तेमाल करते हैं जिसका कलर प्रिंसिपल स्ट्रेन से मुख्तलिफ हो, और उस स्ट्रेन को हम काउंटर स्ट्रेन कहते हैं। तो काउंटर स्ट्रेन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? नंबर 1, ऑप्शन ए, टू इंक्रीज कंट्रास्ट इन द इमेज, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज, टू इंक्रीज फोकसिंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, टू डाइल्यूट द प्रिंसिपल स्ट्रेन। कि हम काउंटर स्ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं टू डाइल्यूट द प्रिंसिपल स्ट्रेन, बिल्कुल भी नहीं, कि प्रिंसिपल स्ट्रेन को हम कम करें इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते। टू इंक्रीज फोकसिंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, स्ट्रेन का फोकसिंग पावर से कोई ताल्लुक नहीं है, फोकसिंग पावर लेंस की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आप स्ट्रेनिंग से चेंज नहीं कर सकते। टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन इमेज, स्ट्रेन का मैग्निफिकेशन से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मैग्निफिकेशन का जो पावर है वो लेंस के फोकसिंग पावर पर डिपेंड करता है, तो इसका स्ट्रेनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि स्ट्रेनिंग माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर को इंक्रीज कर सकता है। टू इंक्रीज कंट्रास्ट इन द इमेज, काउंटर स्ट्रेन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इमेज के अंदर कंट्रास्ट आ जाए। कंट्रास्ट का मतलब ये है कि ये ब्लैक ड्रेस है और ये वाइट बोर्ड है, तो वाइट और ब्लैक कंट्रास्ट, तो इससे आपको इमेज ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने न्यूक्लियस के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेन रेड इस्तेमाल किया तो साइटोप्लाज्म के लिए हम ग्रीन या येलो स्ट्रेन इस्तेमाल करेंगे ताकि न्यूक्लियस येलो बैकग्राउंड के अंदर क्लियर नज़र आ जाए। कंट्रास्ट का मतलब है मुखालफत, कि इमेज के अंदर, एक तस्वीर के अंदर जितनी ज़्यादा मुखालफत होगी उतनी ही वो तस्वीर ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। जितने ज़्यादा मुख्तलिफ कलर होंगे उस तस्वीर के अंदर, हम वाइट बोर्ड और ब्लैक लेकर क्यों करते हैं? क्योंकि वाइट और ब्लैक के दरमियान कंट्रास्ट ज़्यादा है। तो आपने एक प्रिंसिपल टारगेट को स्ट्रेन करने के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेन इस्तेमाल किया,
अब बैकग्राउंड के लिए आप काउंटर स्ट्रेन इस्तेमाल करोगे ताकि प्रिंसिपल टारगेट जो है और बैकग्राउंड जो है उसके अंदर कंट्रास्ट आ जाए और आप प्रिंसिपल टारगेट को क्लियर देख सको। तो हमारा ऑप्शन है टू इंक्रीज द कंट्रास्ट इन द इमेज। ये जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे केपी टेक्स्ट बुक स्टेनिंग वाला पोर्शन, तो उधर आपका कंट्रास्ट का वर्ड आएगा। कंट्रास्ट का मतलब है इमेज के अंदर मुखालफत, कलर का, रंगों की मुखालफत, और जितनी रंगों की मुखालफत ज़्यादा होगी इमेज के अंदर उतनी इमेज आपको क्लियर नज़र आएगी, रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी इमेज की। एमसीक्यू नंबर 4 देखें, विच प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम सेल फ्रैक्शनेशन करते हैं या सैंपल की फ्रैक्शनेशन करते हैं, सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो इस सेपरेशन का बुनियादी क्राइटेरिया जो है वो कौन सा है, इन ऑप्शन के अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक एंटिटी के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी मौजूद हो तो वो सेंट्रीफिकेशन के ज़रिए बेहतर तौर पर सेपरेट हो सकती है। ऑप्शन ए केमिकल नेचर, ऑप्शन बी साइज, ऑप्शन सी डेंसिटी, ऑप्शन डी मॉस। तो केमिकल नेचर का तो सेंट्रीफिकेशन से ताल्लुक़ ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो एक्सक्लूड हो गया। ये तीनों ऑप्शन जो है ये कंफ्यूजिंग है, साइज एंड मास। लेकिन इस साइज और मास को हम यकजा कर सकते हैं किस चीज़ के अंदर, डेंसिटी के अंदर। अगर आप सेंट्रीफिकेशन को देखें, डेंसिटी मीन मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास आप अलग ले लें तो सेंट्रीफिकेशन के ज़रिए आप मास के बेस पर सेपरेशन नहीं कर सकते। अगर साइज़ को आप ले लें तो साइज़ के बेस पर भी आप सेपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन साइज़ और मास को अगर आप एक जगह पर ले लें, डेंसिटी। अगर आप सेंट्रीफिकेशन का सेक्शन देखें तो उसमें हमने डिफाइन किया हुआ है द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है एक एंटिटी के अंदर उस चीज़ को सेंट्रीफिकेशन के थ्रू सेपरेट करने के लिए वो डेंसिटी है। साइज़ भी इम्पॉर्टेंट है, मास भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साइज़ और मास दोनों आपको एक पॉइंट पर मिल सकते हैं, और एक पॉइंट क्या है, डेंसिटी। यानी इसको आप इस तरह से समझ लें कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है, उसका मास 10 माइक्रोग्राम है, और एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, स्पेसिमेन का जो पार्ट है, उसका मास भी 10 माइक्रोग्राम है। लेकिन पहला जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 माइक्रोग्राम है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, और दूसरा जो है उसका वॉल्यूम कम है। तो 10 माइक्रोग्राम का जो दूसरा जिसका वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो आप साइज़ और मास के बहस में पढ़ने से बेहतर है कि आप किस चीज़ पर फोकस करो, डेंसिटी पर फोकस करो। नंबर 5, टिश्यू कल्चर इज़ नॉट परफॉर्म फॉर। इनमें से टिश्यू कल्चर किस मकसद के लिए हम परफॉर्म नहीं करते? इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसमें वो मकसद बयान हुआ है जिस मकसद के लिए हम टिश्यू कल्चर परफॉर्म नहीं करते, जिसका टिश्यू कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है? नंबर 1 जेनेटिक मैनिपुलेशन, नंबर बी माइक्रो प्रोपगेशन, सी टिश्यू फॉर्मेशन, डी नन। तो ये जो तीनों ऑप्शन है पहले, ये सारे ऐसे ऑप्शन है जिनके लिए हम टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसमें कोई नया जीन हो, जैसे हमने कोई जीन निकाल दिया हो, तो इसको हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कहते हैं। बहुत से प्लांट जो है, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसको हम आज खा रहे हैं, वो जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू आए हैं। और जेनेटिक मैनिपुलेशन किस टेक्निक के दौरान हुई है? टिश्यू कल्चर। आपने एक सेल लिया एक प्लांट का, उसमें आपने एक दूसरे प्लांट का या एक बैक्टीरिया का जीन आपने उस सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर एंटर किया, तो ये आपने किया कि जेनेटिक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन तब्दीली, जीन की तब्दीली, जीनोम की तब्दीली। अब उस सेल को आपने कल्चर किया और उससे आपने एक प्लांट पैदा किया टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। तो आपने टिश्यू कल्चर किया, और टिश्यू कल्चर किस मकसद के लिए किया? जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए। माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब होता है कि कम वक्त में, कम एरिया में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पैदा करना, और स्पेशली प्लांट पैदा करना। तो ये तो टिश्यू कल्चर का बुनियादी मकसद है जो हमारी किताब के अंदर मौजूद है कि आपने देखा कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल से हमने एक इनक्यूबेटर के अंदर 1000, 300, 400
पौधे एक हफ्ते के अंदर पैदा किए। माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब है टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट टाइम इन स्मॉल स्पेस, कम जगह पर कम वक्त में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पैदा करना। और ये तो टिश्यू कल्चर का बुनियादी मकसद है। टिश्यू फार्मेशन के सेल जो है लेबॉर्ट्री के अंदर कंबाइन हो जाए और हमें टिश्यू बना के दे दे, इसको हम हिस्टोटाइपिक टिश्यू कल्चर कहते हैं। और ये भी टिश्यू कल्चर के बुनियादी मकासद में से एक है और इस मकसद में कुछ हद तक कामयाबी हासिल हो चुकी है। हमने मसल जो है ये लेबॉर्ट्री में बना लिए हैं। नन, हमारा ऑप्शन है डी, नन। मतलब है कि ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव है इनके लिए हम टिश्यू कल्चर करते हैं। इन ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हम टिश्यू कल्चर परफॉर्म नहीं करते। नंबर 6 देखें, 1,50,000 G सेंट्रीफ्यूगेशन इज परफॉर्म टू ऑब्टेन इन द पेलेट। हम पेलेट के अंदर किस ऑर्गेनील को ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए, ताकि वो प्रेसिपिटेट हो जाए और नीचे बैठ जाए, 1,50,000 सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करते हैं। किस ऑर्गेनील के लिए? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइक्रोसोम, डी ऑल। तो माइक्रोसोम जो है यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है। राइबोसोम, राइबोसोम हमारा करेक्ट ऑप्शन है। राइबोसोम के बारे में हम कहते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट ऑर्गेनील ऑफ द सेल, कि ये सेल का सबसे छोटा, सबसे हल्का ऑर्गेनील है। और इस ऑर्गेनील को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए, ताकि वो पेलेट के अंदर बैठ जाए, हम मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगेशन की तरफ जाते हैं। और अगर अपने भी किताब को देखें तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो 800 से स्टार्ट होती है और 800 से स्टार्ट होती है, 800 G से, और 1,50,000 G पर स्टॉप होती है। तो आखिरी जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, वो हम राइबोसोम के लिए करते हैं। माइक्रोसोम, लाइसोसोम जो है ये राइबोसोम से बड़ा भी है साइज़ में और हेवी भी है। तो इसके लिए हम तकरीबन कोई 20,000 G का सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसोम के लिए हम तकरीबन 1,00,000 G की सेंट्रीफ्यूगेशन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 1,50,000 G फॉर 3 आवर्स ये हम राइबोसोम के लिए करते हैं, ताकि राइबोसोम ट्यूब के अंदर जो पेलेट है उसमें प्रेसिपिटेट हो जाए और हम उसको हासिल कर सकें सेपरेटली। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हमने कहा कि ये वो टेक्निक है जिसमें हम सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म टू सेपरेट मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसको हम परफॉर्म करते हैं सेपरेट करने के लिए मॉलिक्यूल को। किस बुनियाद पर? चार्ज एंड मास, ऑप्शन ए, चार्ज एंड साइज, चार्ज एंड डेंसिटी, चार्ज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को देखें तो उसमें हमने स्टार्ट में ये कहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज। जिस मॉलिक्यूल पे चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्पीड से मुखालिफ इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जिस मॉलिक्यूल का साइज़ सबसे कम होगा वो ज़्यादा स्पीड से मुखालिफ इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। जिस मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा वो उसकी स्पीड इतनी कम होगी, जिस मॉलिक्यूल पर चार्ज कम होगा उसकी स्पीड भी कम होगी। तो डेंसिटी का यहाँ पर इतना ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि यूजुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में नहीं करते, वो हम यूजुअली हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो उसमें डेंसिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें साइज़ इंपॉर्टेंट है। मास भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें साइज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन है 4 एंड साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट माइक्रोमीट्री? माइक्रोमीट्री वो टेक्निक जो माइक्रो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज़ को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके मुतालिक आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो माइक्रोमीट्री के मुतालिक दुरुस्त नहीं है। ए, इट इज़ परफॉर्म टू डिटरमाइन द एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमन, कि ये स्पेसिमन के एक्चुअल साइज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ये दुरुस्त बात है, ये इस टेक्निक का बुनियादी मकसद यही है। बी, द विड्थ ऑफ ईच स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट इज अपेरेंट। माइक्रोमीट्री के अंदर हम 2 माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, एक आई पीस माइक्रोमीटर और एक स्टेज रेटिकल या स्टेज माइक्रोमीटर। तो स्टेज माइक्रोमीटर के बारे में हम कहते हैं कि इसके यूनिट का 2 पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है या यूनिट की जो वेट है वो एक्चुअल है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है द वेट ऑफ ईच स्टेज माइक्रोमीटर यूनिट इज अपेरेंट, और ये बात माइक्रोमीट्री के लिए दुरुस्त नहीं है, और ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोमीट्री के मुतालिक कौन सी बात दुरुस्त नहीं है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि स्टेज माइक्रोमीटर की यूनिट जो है वो अपेरेंट है, स्टेज माइक्रोमीटर की यूनिट एक्चुअल है। द विड्थ ऑफ ईच आई पीस माइक्रोमीटर यूनिट इज एक्चुअल।
कि आईपीस माइक्रोमीटर की जो यूनिट है, सॉरी ये जो एसएमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बात और ट्रू नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है, द विड्थ ऑफ ईच आईपीस माइक्रोमीटर इज एपेरेंट, सॉरी, तो इस ऑप्शन में आईपीस के हर यूनिट का जो वेट है वो एपेरेंट है, ये बात दुरुस्त है। ये तो हमने कहा था स्टेज माइक्रोमीटर के हर यूनिट की वेट एक्चुअल है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी कि माइक्रोमीटर जो है स्टेज माइक्रोमीटर, उसके हर यूनिट का साइज जो है वो एक्चुअल होता है, वो एपेरेंट नहीं होता, और इस स्टेटमेंट में है कि वो एपेरेंट है, तो ये बात माइक्रोमीटर के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। अब एमसीक्यूज नंबर 9 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिन पर मेम्ब्रेन मौजूद है। आपको सेल के कुछ आर्गेनील दिए गए हैं ऑप्शंस के अंदर, आपने उस आर्गेनील को पहचानना है जो मेम्ब्रेनस हो, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी नन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है नन। ये तीनों ऐसे आर्गेनील्स हैं जो मौजूद तो यूकेरियोटिक सेल में है, लेकिन इन आर्गेनील के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, ये सारे नॉन मेम्ब्रेनस है। इन आर्गेनील में एक कॉमन बात है, और वो बात ये है कि ये तीनों नॉन मेम्ब्रेनस है। राइबोसोम तो वेरी फेमस नॉन मेम्ब्रेनस आर्गेनील, फिर सेंट्रियोल भी न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है, राइबोसोम की प्रोडक्शन का काम करता है। ये प्रोटीन, आरएनए और डीएनए से बना होता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मौजूद होती है, वो तो न्यूक्लियस की है, लेकिन इसकी अलग सी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और ये बात आपकी किताब में भी है। तो ये आप देखें कि ये तीनों के तीनों नॉन मेम्ब्रेनस आर्गेनील हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है डी नन। आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर इन द फॉलोइंग, आपको 4 पेयर दिए गए हैं, उनमें इन 4 पेयर में से आपने एक ऐसा पेयर ढूंढ निकालना है जिनमें मिसमैच हो, जिसमें आर्गेनील हो, लेकिन जो काम उसके आगे लिखा हुआ है, जो फंक्शन लिखा हुआ है, वो उस आर्गेनील का ना हो। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिटॉक्सिफिकेशन, गोल्गी बॉडीज एंड पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलाइसिस, पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलाइसिस। डी साइटोस्केलेटन एंड सेल मूवमेंट। तो अगर आप ऑप्शन फर्स्ट देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम 2 बुनियादी फंक्शन देखें तो एक तो सेलुलर रिस्पिरेशन है, जिसमें क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और लिंक्ड रिएक्शन। सेल रिस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा जो फंक्शन है वो फैटी एसिड की ब्रेकडाउन है, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये मिसमैच नहीं है। फैटी एसिड जब हम फास्टिंग करते हैं, खाना नहीं खाते, डाइटिंग करते हैं, तो हमारे जो स्किन के जो एडिपोसाइड है, इसमें जो लिपिड है, इनकी ब्रेकडाउन होती है, इसको हम लाइपोलाइसिस कहते हैं। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड ब्लड में दाखिल होता है, लीवर में आता है, लीवर में सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, इनकी ब्रेकडाउन होती है। तो ये मिसमैच नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। ACR एंड डिटॉक्सिफिकेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी मिसमैच नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें लिपिड की सिंथेसिस होती है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये सेल को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, और लिपिड सिंथेसिस करता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलाकर ग्लिसराइड्स बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। तो ये भी मिसमैच नहीं है। गोल्गी बॉडी एंड पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलाइसिस, ये मिसमैच है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अंदर मिसमैच मौजूद है। मिसमैच क्यों है कि गोल्गी बॉडी का फंक्शन है पॉलीसेकेराइड बनाना, पॉलीसेकेराइड को तोड़ना नहीं, तो ये हमारा मिसमैच है। अगर यहाँ पर पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस हो तो ये भी मिसमैच नहीं है, लेकिन आपसे मिसमैच मांगा गया है, तो मिसमैच ये है। गोल्गी बॉडी का काम ये नहीं है कि वो पॉलीसेकेराइड को की ब्रेकडाउन करे, गोल्गी बॉडी का फंक्शन है कि वो पॉलीसेकेराइड को सिंथेसाइज करे। तो ये साइटोस्केलेटन एंड सेल मूवमेंट। साइटोस्केलेटन जो है, इसका काम सेल को शेप देना, सेल को सपोर्ट देना और सेल को मूवमेंट देना। माइक्रोफिलामेंट साइक्लोसिस करते हैं, वो भी इंट्रासेलुलर सेल मूवमेंट है।
साइटोस्केलेटन जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो फ्लैजेला और सीलिया बनाता है, जिसकी वजह से सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट करता है। तो ये भी मिसमैच नहीं, ये भी साइटोस्केलेटन का काम सेल मूवमेंट है, तो मिसमैच ये है। एमसीक्यूज नंबर 11 देखें, व्हाट इज नॉट कॉमन अमंग माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। ये टेक्निकल एमसीक्यूज है, ये देखें आप कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन बी है डबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है डीएनए, ऑप्शन डी है सेल्फ रेप्लिकेशन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हम पिक करते हैं प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये जो प्रॉपर्टी है ये इन तीनों के बीच कॉमन नहीं है। डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन, तीनों डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील है। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, तीनों में डीएनए मौजूद है। न्यूक्लियस में तो बल्क ऑफ डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ी बहुत डीएनए और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए मौजूद होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब है कि अपनी कॉपी खुद पैदा करना। तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट बाइनरी फिजन के थ्रू अपनी कॉपी खुद बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी और न्यूक्लियस तो मेन ऑर्गेनील है, वो तो पहले खुद रेप्लिकेट होता है और फिर सारे सेल को रेप्लिकेट करता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी इन तीनों के दरमियान कॉमन है, लेकिन ये प्रॉपर्टी कॉमन नहीं है। किस तरह कि ये तीनों तमाम यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को ले लें तो ये तो सारे यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है, लेकिन अगर आप क्लोरोप्लास्ट को ले लें तो ये सिर्फ प्लांट और अलजी में मौजूद है। ये एनिमल जो कि यूकैरियोट है, फंजाई जो कि यूकैरियोट है, प्रोटोजोन जो कि यूकैरियोट है, उनमें तो मौजूद नहीं है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में तो कॉमन है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ये प्रॉपर्टी, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में मौजूद है और अलजी में मौजूद है, और एनिमल फंजाई जो कि यूकैरियोट है उनमें मौजूद नहीं है। प्लांट भी यूकैरियोट है, लेकिन तमाम यूकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। बाकी तीनों जो प्रॉपर्टी है इन तीनों में कॉमन है। विच वन इज एमसीक्यूज नंबर 12 लेके, विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, उसका सेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट करता है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन बी है माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऑप्शन डी है आल। तो आप पहले ये देखें कि ये तीनों कंपोनेंट साइटोस्केलेटन के हैं। तो साइटोस्केलेटन का वो कौन सा कंपोनेंट है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है यूकैरियोट के अंदर? तो माइक्रोफिलामेंट, नो, माइक्रोफिलामेंट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इंट्रासेलुलर साइक्लोसिस के लिए हमारा ऑप्शन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल है। किस तरह? क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है क्या? सीलिया एंड फ्लैजेला, और सीलिया एंड फ्लैजेला यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लोकोमोशन के काम आता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर लोकोमोशन मूवमेंट हुई। इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में हम कहते हैं कि ये साइटोस्केलेटन का वाहिद कंपोनेंट है जिसका मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। एमसीक्यूज नंबर, माइक्रोट्यूब्यूल को हमने इसलिए पिक किया क्योंकि सेल के लोकोमोशन के लिए सीलिया और फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल है यूकैरियोट में, और सीलिया और फ्लैजेला दोनों माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। एमसीक्यूज नंबर 13 देखें, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रिस्टी करते हैं, जिसके ऊपर एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, तो वो क्रिस्टी क्या है? ऑप्शन ए आउटर फोल्डिंग ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, नो। पहली बात तो ये देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है, वो तो फोल्डेड है ही नहीं। आउटर फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, नो। क्रिस्टी जो है वो आउटर फोल्डिंग नहीं है। इनर फोल्डिंग ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, फिर वही बात, आउटर मेम्ब्रेन तो फोल्डेड है ही नहीं। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है क्रिस्टी के, क्रिस्टी को हम डिफाइन किस तरह कहते हैं कि इट इज़ द इनर फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड। सो इनर मेम्ब्रेन की जो इनर फोल्डिंग है स्ट्रोमा की तरफ, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, फिंगर लाइक इनर फोल्ड्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन होती है, जैसे एनर्जी पैदा होती है। सो क्रिस्टी आर डिफाइंड एज द इनर फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 14 देखें, अ प्रोटीन इज हाइड्रोलाइज इनटू अमीनो एसिड्स, व्हिच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनसाइड सेल। एक प्रोटीन है जिसकी ब्रेकडाउन होती है और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। तो सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल ये काम करता है? राइबोसोम, नो। राइबोसोम तो प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम को मिलाकर कंडेंसेशन करता है और प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम, यस, ये काम जो है ये लाइसोसोम का है। लाइसोसोम के अंदर डेंजरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड के ब्रेकडाउन करते हैं, लिपिड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में,
प्रोटीन को अमीनो एसिड में और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हाइड्रोलाइसिस डाइजेशन ये कम लाइसोसोम का है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोटीन की ब्रेकडाउन या प्रोटीन के सिंथेसिस से कोई खास ताल्लुक नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस में इसका किरदार है, लेकिन ब्रेकडाउन में कोई किरदार नहीं। तो ब्रेकडाउन के लिए मेन ऑर्गेनील, चाहे प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो, हाइड्रोलाइसिस हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट की हो, चाहे लिपिड को हो, सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनील रिस्पॉन्सिबल? लाइसोसोम। फिर एमसीक्यू नंबर 15 देखें, ऑल आर करेक्ट अबाउट गाल्जी बॉडी एक्सेप्ट गाल्जी बॉडी के मुतालिक ये सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन एक बात जो है वो गलत है। वो कौन सी बात है? कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी एंड वेजिकल। ये बात तो गाल्जी बॉडी के मतलब गलत नहीं है। गाल्जी बॉडी की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने कहा था कि गाल्जी बॉडी सिस्टर्नी और वेजिकल पर मुश्तमिल होते हैं। पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस फ्रॉम मोनोसेकेराइड। गाल्जी बॉडी के एक फंक्शन के बारे में हमने ये कहा था कि गाल्जी बॉडी सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनील नहीं है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको गाल्जी बॉडी बनाता है और वो है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर को मिलाकर सेलुलोज बनाना, स्टार्च बनाना, ग्लाइकोजन बनाना, पॉलीसेकेराइड बनाना, ये गाल्जी बॉडी का काम है। तो ये जो है गाल्जी बॉडी के मतलब करेक्ट है। हमने इनकरेक्ट बात ढूंढनी है। मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तो गाल्जी बॉडी का बुनियादी फंक्शन है कि जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन को मॉडिफाई करके मेटेलोप्रोटीन में या ग्लाइकोप्रोटीन में या लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट करना। इस तरह लिपिड की मॉडिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट की मॉडिफिकेशन, लिपिड सिंथेसिस, ये जो काम है ये गाल्जी बॉडी का नहीं है। ये बात गाल्जी के बॉडी के मुतालिक दुरुस्त नहीं है। लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। गाल्जी बॉडी का इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बाकी तीनों काम, ये तीनों ऑप्शन गाल्जी बॉडी के लिए करेक्ट है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये बात गाल्जी बॉडी के लिए दुरुस्त नहीं है। और हमने गलत बात को पिक करना है तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 15 देखें, अ सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ। एक सेंट्रोसोम कितने माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है? आप ये देखें कि एक सेंट्रोसोम जो है ये 2 सेंट्रियोल से बना होता है। एक सेंट्रियोल हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल 90 एंगल पर मौजूद होता है, और एक सेंट्रियोल 27 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है। तो अब देखें एक सेंट्रोसोम जो 2 सेंट्रियोल पर मुश्तमिल होता है उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे? ए 54, तो बी 27, सी 20, डी 18। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि एक सेंट्रियोल 27 माइक्रोट्यूब्यूल से बंधा होता है 27, और दूसरा भी 27, 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स। एमसीक्यू नंबर 18 देखें, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट हेप्लाइडी। आपके चैप्टर के आखिर में डिप्लाइडी एंड हेप्लाइडी का कॉन्सेप्ट है। डिप्लाइडी मीन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मोनोप्लाइडी मीन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ट्रिप्लाइडी मीन 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम, टेट्राप्लाइडी मीन 4 सेट। हेप्लाइडी का क्या मतलब है? इन ऑप्शन में एक ऑप्शन है जो हेप्लाइडी के बारे में दुरुस्त नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गेमीट। हेप्लाइडी का मतलब ही हाफ है, तो ये बात तो दुरुस्त है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन सोमेटिक सेल। गेमीट में सोमेटिक सेल जो बॉडी के सेल है उनके मुकाबले में अगर गेमीट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए तो इसको हम हेप्लाइड नंबर कहते हैं। जैसे हमारे सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं और हमारे स्पर्म में 23। हमारे सोमेटिक सेल में 46 और स्पर्म में 23, तो 23 जो है वो 46 का हाफ है। तो ये बात भी दुरुस्त है हेप्लाइडी के बारे में। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू मियासिस। गेमीट में क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों होता है? मियासिस की वजह से। तो ये सिंगल एंड इनकम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये बात जो है ये हेप्लाइडी के बारे में दुरुस्त नहीं है। ये एमसीक्यूज मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है कि हेप्लाइडी को मैं बाज़ नोट्स और गाइड में देखता हूँ कि वो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि इनकम्प्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हेप्लाइडी को। ये बात दुरुस्त नहीं है। हेप्लाइडी को हम डिफाइन करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गेमीट देन सोमेटिक सेल आफ्टर मियासिस। जब मियासिस हो जाए सोमेटिक सेल के मुकाबले में, जब गेमीट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए तो उसको हम हेप्लाइडी कहते हैं। हेप्लाइडी सिंगल सेट भी हो सकता है, डबल सेट भी हो सकता है, 3 सेट भी हो सकता है, 4 सेट भी हो सकता है। तो सिंगल सेट या इनकम्प्लीट, ये बात जो है ये हेप्लाइडी के मतलब इनकम्प्लीट बात भी थोड़ी बहुत दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में इसके साथ सिंगल भी है तो सिंगल इनका ये ऑप्शन जो है ये हेप्लाइडी के मतलब दुरुस्त नहीं है। आखिरी एमसीक्यूज देखें, विच वन इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है? ए प्रोटीन सिंथेसिस। चूँकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मौजूद है तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। बाइनरी फिजन,
प्रोकैरियोटिक सेल जब दो में डिवाइड होता है तो उसका मेन जो प्रोसीजर है, मेन जो प्रोसेस है वो बाइनरी फिजन है। रिस्पिरेशन, चाहे एरोबिक हो या एनएरोबिक, रिस्पिरेशन तो करते हैं प्रोकैरियोट भी एनर्जी के हौसूल के लिए। फूड की ब्रेकडाउन होती है, उससे एनर्जी आती है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक, लेकिन रिस्पिरेशन तो करते हैं। डी, माइटोसिस। हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है माइटोसिस। माइटोसिस जो है ये यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है। ये वो सेल डिवीजन है जिसमें स्पिंडल फाइबर बनता है और स्पिंडल फाइबर प्रोकैरियोट में नहीं होते। सो प्रोकैरियोटिक सेल जब डिवाइड करता है तो बाइनरी फिजन के थ्रू, और यूकैरियोटिक सेल जब डिवाइड करता है तो माइटोसिस के थ्रू, या बाज़ यूकैरियोट बाइनरी फिजन के थ्रू भी डिवाइड करते हैं। लेकिन माइटोसिस प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। बाइनरी फिजन और माइटोसिस दोनों यूकैरियोटिक सेल में हो सकते हैं। यूकैरियोट में ये दोनों प्रोसेस मौजूद हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ बाइनरी फिजन है, माइटोसिस नहीं है। बाइनरी फिजन और माइटोसिस में फ़र्क क्या है? बाइनरी फिजन में भी एक सेल दो में डिवाइड होता है, माइटोसिस में भी एक सेल दो में डिवाइड होता है, लेकिन बाइनरी फिजन के दौरान स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते। लेकिन माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जिनके ऊपर क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं और फिर वो स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं। सो माइटो का मतलब है थ्रेड, माइटो मीन थ्रेड लातीनी ज़बान में, यानी स्पिंडल फाइबर, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। सो माइटोसिस का जो अमल है ये सिर्फ यूकैरियोट की प्रॉपर्टी है, ये प्रोकैरियोट में नहीं होता। सो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं डिसाइड करूँगा कि फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 या जो डिमांड आ रही है स्टूडेंट की सेकंड ईयर इनहेरिटेंस के चैप्टर MCQs के बारे में, तो इन दो ऑप्शन में मैं डिसाइड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो या इनहेरिटेंस के मतलब होगी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 22 या बायोमोलिक्यूल फर्स्ट ईयर की होगी। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप इन टच विद अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।